नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है समायोजन विकृतियां। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। तो इसी के बारे में आज की क्लास में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। ये आपका टॉपिक MA 4 सेमेस्टर पेपर 2 के अंतर्गत यूनिट फर्स्ट का ये टॉपिक है। जैसा कि आपको पता है कि MA 4 सेमेस्टर के चारों पेपर का क्लास जो है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर चल रहा है, तो इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं समायोजन विकृतियाँ क्या होती है। तो समायोजन विकृतियों में सबसे पहला शब्द है समायोजन। समायोजन किसे कहते हैं? देखिए, परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को ढाल नहीं पाना, ठीक है, ये कुसमायोजन हो गया। अब परिस्थिति के हिसाब से, परिस्थिति कोई भी हो, अपने हिसाब को ढालना, ये क्या हो गया? समायोजन हो गया। तो इस विकृति के कारण व्यक्ति का जो समायोजन होता है वो क्या है? कुसमायोजन में बदल जाता है। तो आइए शुरू से समझते हैं। सबसे पहला इसका हेडिंग है समायोजन विकृतियों का नैदानिक स्वरूप, यानी कि क्लिनिकल पिक्चर ऑफ एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। देखिए, समायोजन विकार ये उत्पन्न कैसे होता है, इसके पीछे कारण क्या होता है, इन सभी के बारे में बात करेंगे। पहले इसके जो क्लिनिकल पिक्चर है, नैदानिक स्वरूप क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, समायोजन विकार तनाव के प्रति अत्यधिक प्रतिक्रियाएं हैं। यानी कि समायोजन विकार कैसे उत्पन्न होता है? जो व्यक्ति को तनाव होता है, स्ट्रेस होता है, उसके प्रति व्यक्ति बहुत ज़्यादा रिएक्शन करने लगता है, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं? हम समायोजन विकार कहते हैं। और इसमें क्या होता है? नकारात्मक विचार, तीव्र भावनाएं, ठीक है, और व्यवहार में परिवर्तन शामिल होता है। समायोजन विकार में क्या होता है? व्यक्ति के अंदर नकारात्मक विचार होते हैं और भावनाएं जो होती हैं बहुत ही तीव्र होती हैं, वो मतलब बदलती रहती हैं बहुत जल्दी जल्दी, और उसके व्यवहार में परिवर्तन देखा जाता है। किसी तनावपूर्ण परिवर्तन या घटना की प्रतिक्रिया आमतौर पर अपेक्षा से कहीं अधिक तीव्र होती है। यानी कि कोई तनावपूर्ण घटना हो, ठीक है, उसकी जो क्या है प्रतिक्रिया, उसका जो व्यक्ति रिस्पांस करता है वो सामान्यतः अपेक्षा से कहीं अधिक तीव्र होती है। इससे दूसरों के साथ घुलने मिलने के साथ साथ काम या स्कूल में भी बहुत सारी समस्याएं पैदा हो सकती है। देखिए, कहने के ये तात्पर्य है कि जो समायोजन विकृतियां हैं या जो समायोजन विकार है, ये क्या होता है कि तनाव, जो व्यक्ति तनाव लेता है वो तनाव के प्रति बहुत ज़्यादा रिस्पांस, अपने शारीरिक रिएक्शन या मानसिक रिएक्शन करने लगता है। और इसमें क्या होता है? नकारात्मक विचार होते हैं, तीव्र भावनाएं होती हैं, जिससे व्यवहार में परिवर्तन होता है। और ये क्यों होता है? देखिए, जब व्यक्ति किसी तनावपूर्ण परिस्थिति में होता है या उसके अंदर तनाव रहता है, तो जो उसको वो रिस्पांस करता है, मतलब शारीरिक रूप से जो रिस्पांस करता है वो अपेक्षाकृत कहीं ज़्यादा क्या है, वो तीव्र गति से होता है। जैसे जब आप तनाव में रहेंगे, चिंता में रहेंगे, तो वे आपके न केवल मानसिक पक्षों को प्रभावित करेगा बल्कि शारीरिक पक्षों से भी लगेगा कि आप तनाव में हैं। और ये क्या करता है? व्यक्ति को दूसरों के साथ घुलने मिलने और साथ ही साथ जो उसका काम है और स्कूल में भी जो बहुत सारी समस्याएं इसको पैदा कर सकता है। देखिए, लक्षण आमतौर पर तनाव की शुरुआत के 3 महीने के भीतर उत्पन्न होते हैं। किसके लक्षण? समायोजन विकृतियों के। और उसके बाद समायोजन विकारों की विशेषता है कि पहचाने जाने योग्य तनाव की प्रतिक्रिया में भावनात्मक व्यवहार संबंधी लक्षण। यानी कि इसकी जो है मुख्य विशेषता क्या है? ऐसे तनाव जिसको पहचाना जा सकता है, जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके प्रतिक्रिया में, उसके रिस्पांस में भावना में परिवर्तन और व्यवहार, इस सभी में परिवर्तन, ये क्या है? इसके महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं। आगे हम डिटेल में इसके बात करते हैं कि इसके बारे में समायोजन विकार के सामान्य लक्षण क्या होते हैं। कॉमन सिम्टम्स ऑफ एन एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, यानी कि ऐसे क्या लक्षण जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि अमुक व्यक्ति में समायोजन विकृतियां पाई जाती है। सबसे पहले क्या है? निराशा, जिसको हम होपलेसनेस कहते हैं। यानी कि जो व्यक्ति समायोजन विकृति से पीड़ित होगा वो क्या है, वो हमेशा निराश रहेगा और निराशा से भरी बातें भी करेगा। दूसरा है बार बार रोना, फ्रिक्वेंट क्राइंग। ऐसे व्यक्ति जो समायोजन विकृति से पीड़ित होते हैं वो क्या है, बार बार रोते हैं, ठीक है, मतलब कि छोटी छोटी बात पे वो रोना शुरू कर देते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? बार बार रोना या फ्रिक्वेंट क्राइंग। उदास मन,
जो समायोजन विकृति से पीड़ित व्यक्ति होगा उसका मन क्या होगा, बहुत ही उदास होगा, डिप्रेस्ड होगा मूड उसका। और ऐसे व्यक्तियों की जो है दिल की धड़कन भी बढ़ जाती है और साथ ही साथ कई स्वास्थ्य समस्याएं भी उसको उसके अंदर आने लगती हैं और वो प्रत्याहार करता है। क्या करता है, स्थिति से, सामाजिक जगहों से और ऐसी जगह जिससे वो वहाँ नहीं जाना चाहता, उससे क्या है वो बचाव करता है। प्रत्याहार मतलब बचना। चिंता या तनाव, ऐसे व्यक्ति के अंदर एंग्जाइटी भी पाई जाती है और क्या है, टेंशन भी पाया जाता है। और ऐसे व्यक्ति क्या है, उनके अंदर कभी कभी दिखाया जाता है कि कभी कपकपाने लगते हैं, हिलने लगते हैं। और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति का जो नींद का पैटर्न है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है और वो अच्छे से सो नहीं पाते हैं। और क्या होता है, घबराहट और बेचैनी भी उसके अंदर पाई जाती है। तो ये क्या है, हमने 10 ऐसे कॉमन सिम्टम्स आपको बताएं जो समायोजन विकृति के होते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे समायोजन विकृति के प्रकार क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एपिडेमियोलॉजी ऑफ एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। उसके बाद लास्ट में हम लोग बात करेंगे इटियोलॉजी ऑफ एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। इसलिए क्लास में आप क्या है, लास्ट तक बने रहिएगा। आइए अब हम समायोजन विकृति के प्रकार कितने होते हैं और वो प्रकार क्या क्या हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला प्रकार जो समायोजन विकृति का है वो है उदास मनोदशा के साथ, यानी कि विथ डिप्रेस्ड मूड। ये क्या होता है, जो व्यक्ति समायोजन विकृति के इस प्रकार से ग्रसित होते हैं उनके अंदर क्या होता है, उदासी या निराशा की भावना जैसे लक्षणों का वो अनुभव करते हैं। यानी कि जो व्यक्ति समायोजन विकृति के इस प्रकार से पीड़ित होते हैं वो हमेशा उदास रहते हैं, हमेशा निराश रहते हैं, हमेशा हताश रहते हैं। दूसरा जो प्रकार है समायोजन विकृति का वो क्या है, चिंता के साथ, यानी कि विथ एंजाइटी। जो व्यक्ति समायोजन विकृति के इस प्रकार से पीड़ित होते हैं वह व्यक्ति क्या करते हैं, अत्यधिक चिंता करते हैं, जिससे उनका क्या है, समायोजन स्तर गबड़ा जाता है और वो समायोजन विकृति से पीड़ित हो जाते हैं। तीसरा है चिंता और अवसादग्रस्त मनोदशा के साथ, विथ एंजाइटी एंड डिप्रेस्ड मूड। यानी कि जो व्यक्ति समायोजन विकृति के इस प्रकार से पीड़ित होते हैं उनके अंदर दो प्रमुख लक्षण पाए जाते हैं। सबसे पहला क्या है, वो डिप्रेशन में रहेंगे हमेशा और साथ ही साथ उनके अंदर एंग्जाइटी भी बहुत ज़्यादा पाई जाएगी। जब ये दोनों चीज़ पाई जाएगी तो समायोजन स्तर बिगड़ना लाजमी है। चौथा जो प्रकार है समायोजन विकृति का वो है आचरण में गड़बड़ी के साथ, यानी कि विथ डिस्टर्बेंस ऑफ कंडक्ट। जो व्यक्ति समायोजन विकृति के इस प्रकार से पीड़ित होंगे या ग्रसित होंगे वो व्यक्ति क्या, उनके अंदर क्या होगा, व्यवहार संबंधी समस्याएं जैसे लापरवाही से गाड़ी चलाना, झगड़े शुरू करना, अन्य लोगों के साथ गलत आचरण या गलत व्यवहार करना शामिल होता है। पांचवा है भावनाओं की मिश्रित अशांति के साथ, विद मिक्स्ड डिस्टर्बेंस ऑफ इमोशन। जो व्यक्ति समायोजन विकृति के इस प्रकार से पीड़ित होते हैं उनके अंदर क्या है, डिप्रेशन पाया जाता है, अवसाद पाया जाता है, चिंता में वो व्यक्ति रहते हैं और साथ ही साथ व्यवहार संबंधी समस्याएं भी देखने को मिलती है। ठीक, छठवां और लास्ट प्रकार है समायोजन विकृति का अनिर्दिष्ट, यानी कि अनस्पेसिफाइड। जो व्यक्ति समायोजन विकृति के इस प्रकार से पीड़ित होते हैं वो क्या है, ऐसे लक्षणों का अनुभव करते हैं जो अन्य प्रकारों से जुड़े होते नहीं होते। यानी कि समायोजन विकृति का ये जो प्रकार है उसमें ऐसे लक्षण प्रदर्शित होते हैं व्यक्ति में जो जैसे लगता है कि मतलब वो और किसी प्रकार से वो जुड़े नहीं रहते। मतलब कहने के तात्पर्य है कि इसका लक्षण जो है अनस्पेसिफाइड होता है, अनिर्दिष्ट होता है। मतलब आप कह नहीं सकते हैं कि ये अमुक विकृति का प्रकार ही है। तो ये समायोजन विकृति का जो प्रकार है इसके बारे में हमने आपको बताया। अब हम बात करेंगे डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, यानी कि समायोजन विकृति का विभेदक निदान क्या होता है। इसके बारे में बात करने के पहले मैंने आपको बता दूं कि समायोजन विकृति हो या कोई भी विकृति हो उसका मैं आपको एकदम डिटेल में पढ़ा रहा हूं, यानी कंप्लीट नॉलेज दे रहा हूं उससे संबंधित। वीडियो ज़रूर लंबी होगी, क्लास ज़रूर लंबा रहेगा, लेकिन आपको क्या है पूरा कॉन्सेप्ट में क्लियर करा के जाने वाला हूँ। इसलिए वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा, कहीं जाइएगा मत। आप जो है नोट्स भी इस वीडियो से तैयार कर सकते हैं अच्छे से और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा जिससे आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो चलिए, समायोजन विभेदक निदान से तात्पर्य जैसा कि मैं इससे पहले जो भी विकृतियां पढ़ाई उसमें आपको
ये हेडिंग देखने को मिली होंगी। तो उसमें हमने बताया कि विभेदक निदान का मतलब ये है कि कई ऐसी विकृतियाँ एबनॉर्मल साइकोलॉजी में हैं जो क्या है समायोजन विकृति से मिलती जुलती होती है, लेकिन एक मनोचिकित्सक या नैदानिक मनोवैज्ञानिक का कर्तव्य है कि जब वो समायोजन विकृति के से पीड़ित पेशेंट का इलाज करे तो बाकी रोग से अलग करके, विभेद करके, अलग करके उसका क्या है डायग्नोसिस करे। चलिए, सबसे पहला जो है प्रमुख अवसादग्रस्ता विकार यानी कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। इसके लक्षण क्या होते हैं? लगातार कम मनोदशा यानी कि मूड जो है वो सही नहीं रहेगा, ठीक है, मूड जो है स्विंग होने के ज़्यादा चांसेस होंगे, और रुचि की कमी यानी कि किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट उसका नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद वजन में बदलाव, वजन में जल्दी जल्दी बदलाव होगा, नींद की समस्या, अच्छे से नींद नहीं ले पाएगा, थकान रहेगा, उसे हर चीज़ निरर्थक लगेगा, और लास्ट में आत्महत्या के विचार भी आ सकते हैं किसमें? मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। अब ये किस तरह से अलग है समायोजन विकार से? तो देखिए, जो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है इसके लक्षण क्या है? अधिक दीर्घकालिक तथा गंभीर होते हैं, किसके अपेक्षाकृत? समायोजन विकार के। और ये किसी विशेष तनाव कारक से नहीं जुड़े होते हैं, जैसे कि समायोजन विकार क्या है? विशेष तनाव कारक से जुड़े होते हैं। इसके लक्षण क्या है? तनाव समाप्त होने के 6 महीने के भीतर समाप्त हो जाते हैं, यानी कि जो समायोजन विकार है इसके लक्षण क्या होते हैं? तनाव जब समाप्त हो गया तो 6 महीने के भीतर क्या है? ये भी विकृति समाप्त हो जाती है, क्योंकि तनाव से ही जुड़ी ये विकृति होती है। दूसरा जो है सामान्यकृत चिंता विकार यानी कि जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में जीएडी बोलते हैं। इसके लक्षण की बात करें तो इसमें अत्यधिक अनियंत्रित चिंता, बहुत ज़्यादा चिंता में रहेगा पेशेंट, बेचैनी उसके अंदर होगी, थकान होगा, और ध्यान केंद्रित करने में उसको दिक्कत होगा, साथ ही चिड़चिड़ापन भी उसके अंदर रहेगा, और नींद में गड़बड़ी भी देखने को मिलता है। किसमें मिलता है? जीएडी में। अगर अंतर की बात करें तो जीएडी के लक्षण कम से कम 6 महीने तक चलने वाली लगातार चिंता शामिल करते हैं, यानी कि जीएडी के जो लक्षण होते हैं, किसी व्यक्ति को 6 महीने तक लगातार चिंता हो रही है तो वो जीएडी में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जीएडी क्या है? तनाव से जुड़ी नहीं होती, जबकि क्या है आपका समायोजन विकृति क्या है? तनाव से जुड़ी होती है। इसमें अभी और भी 3-4 विकृतियाँ हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे अभी, और साथ ही साथ क्या है जो अगली 2 हेडिंग है, जैसे कि एपिडेमियोलॉजी ऑफ समायोजन विकृति, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लास्ट में हेडिंग क्या है? एटियोलॉजी यानी कि समायोजन विकृति के कारण क्या है। तो क्लास में आप लास्ट तक बने रहिएगा, और चैनल पे आप अभी तक नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। आइए अब हम तीसरी विकृति करते हैं, देखते हैं जिनके लक्षण क्या है? लगभग समायोजन विकृति के समान है, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंसेस है, जिसको ध्यान में रखते हुए नैदानिक मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक को समायोजन विकृति से पीड़ित रोगी का इलाज करना चाहिए। देखिए, तीसरा है उत्तर आघाती तनाव विकार, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं पीटीएसडी, और इंग्लिश बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। देखिए, ये उत्तर आघाती तनाव विकार क्या है? यह इसमें तनाव क्या होता है? जब कुछ समय से ज़्यादा हो जाता है, इसमें व्यक्ति बहुत ज़्यादा तनाव होता है, ठीक है। और तनाव क्यों होता है? जैसे कोई घटना या कोई आघात लगा हो, जिसके कारण क्या होता है, उस घटना के तुरंत बाद व्यक्ति को क्या है? तनाव होता है पहले, ठीक है, तीव्र तनाव होता है। ये तनाव जब क्या है 3 महीने से ज़्यादा हो जाता है, 3 महीने के बाद भी बना रहता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? उत्तर आघाती तनाव विकार। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति किसी आघात या किसी घटना के परिणाम स्वरूप क्या है, इसके अंदर तीव्र तनाव होता है, और वो लंबे समय तक बना रहता है, तो व्यक्ति उत्तर आघाती से पीड़ित। लेकिन समायोजन विकृति में क्या होता है कि जरूरी नहीं हो कि व्यक्ति कोई घटना, कोई तनाव, कोई घटना हुई हो या कोई शॉक लगा हो। मतलब समायोजन विकृति तनाव कारण तो होता है, लेकिन इसके कई और भी कारण हो सकते हैं। चौथा तीव्र तनाव विकार है, जिसको इसका क्लास हमने लिया था एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है? इसमें भी व्यक्ति कोई ट्रॉमा या आघात या शॉक लगता है, उसके तुरंत बाद व्यक्ति के अंदर तनाव होता है। ये लगभग क्या है 1 महीने तक बना रह सकता है, और 1 महीने ज़्यादा होगा तो उसको हम उत्तराघाती बोलेंगे। और समायोजन विकृति क्या है? ये तनाव के 6 महीने के भीतर इसके लक्षण शुरू हो जाते हैं। 5वां है शोक, जिसको बिलीवर शोक क्या है? अपने प्रियजन की मृत्यु हो जाने पर व्यक्ति क्या है सामान्य में वो शोक या दुख प्रदर्शित
करता है, लेकिन जब ये ज़्यादा बढ़ जाता है तो दिक्कत होने लगता है। और जो इसमें होता है समायोजन विकृति में, इसमें क्या होता है, व्यक्ति असामान्य क्या है उसका दुख हो जाता है, समान उदासी हो जाती है, समान निराशा हो जाता है। छठवां है व्यक्तित्व विकार। ये व्यक्ति से संबंधित जितने भी व्यक्ति के अंदर विघटन आ जाता है उसको व्यक्तित्व विकार कहते हैं। ठीक है, व्यक्तित्व आप जानते हैं किसे कहते हैं, पर्सनालिटी। ये व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोदेहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। लेकिन यहाँ पे अगर समायोजन विकार के बारे में बात करें तो समायोजन विकार क्या है, तनाव से उत्पन्न होता है। जो कि व्यक्तित्व विकार क्या होता है, व्यक्ति के अंदर विकृति कई कारणों से आ सकती है। सातवां पदार्थ से संबंधित प्रतिक्रिया, मतलब कि जो नशीले पदार्थों का सेवन व्यक्ति करते हैं उसके बाद जो उनका रिस्पांस होता है या उसके बाद उनके अंदर जो विकृति उत्पन्न हो जाती है, इसको पदार्थ से संबंधित प्रतिक्रिया कहते हैं। जबकि समायोजन विकृति में क्या होता है, और ये जो कोई शराब वराब पी लेगा उसके अंदर भी बेचैनी, घबराहट, ये तमाम लक्षण ऐसे रहेंगे जो आपको समायोजन विकृति से मैच करेंगे। लेकिन एक निदानिक मनोवैज्ञानिक मनोचिकित्सक क्या होता है, इन लक्षणों को छाड़ते हुए समायोजन विकृति के पेशेंट का इलाज करता है। तो ये क्या है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। अब हम लोग बात करते हैं समायोजन विकृति का महामारी विज्ञान या कि एपिडेमियोलॉजी ऑफ एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। तो सबसे पहले इसका प्रसार बात करें, प्रिविलेंस, तो इसका प्रसार क्या है, 5 से 20% क्या है इसका प्रसार देखा जाता है। वही जो ऐसे व्यक्ति जो हॉस्पिटल में रहते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल के देखभाल में रहते हैं, उनमें क्या है देखा गया 50% ज़्यादा एडजस्टमेंट डिसऑर्डर होने के चांसेस होते हैं। और दूसरा हेडिंग है जनसांख्यिकी यानी कि डेमोग्राफिक, यानी कि यह जो होता है एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, इसके लिए कोई आयु नहीं निश्चित है, किसी भी आयु में हो सकता है, परंतु किशोरों और युवाओं में अधिक सामान्य। क्यों सामान्य, क्योंकि उनका लाइफ स्टाइल और लाइफ स्टैंडर्ड ऐसा हो गया है, इसलिए उनमें क्या है बहुत ज़्यादा ये देखने को मिलता है। ठीक है, और ये पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ज़्यादा होता है। और इस पर क्या है, जो सामाजिक आर्थिक स्थिति, बेरोजगारी, गरीबी, ये सब का भी प्रभाव पड़ता है। ये लोग भी क्या है इस विकृति से पीड़ित होते पाए गए हैं। अगला इसमें हेडिंग है जोखिम कारण यानी कि रिस्क फैक्टर। क्या इसमें है, रिस्क फैक्टर में जीवन तनाव, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो जिनका तलाक हो गया हो या जो जिनकी परिजन की मृत्यु हो गई हो या तो कोई और गहरा उनको दुख हुआ हो, तो ये इसमें क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। ये विकृति क्या हो जाता है, और ज़्यादा रिस्की हो जाता है, उनके लिए खतरेबुल साबित हो जाता है। और पूर्व मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, मतलब कि उन व्यक्ति के पहले से ही कोई दिमाग से संबंधित समस्याएं हो, ठीक है, तो उन व्यक्तियों में भी रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। सामाजिक समर्थन की कमी, समाज से समर्थन यानी कि समाज से जो सपोर्ट मिलता है व्यक्ति को वो न मिले, परिवार से न मिले, तो ऐसे व्यक्तियों में भी जोखिम बढ़ जाता है। और उनका जो व्यक्तित्व गुण है, अगर वो नकारात्मक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और लचीले नहीं हैं, तो तब भी क्या है वो बहुत ज़्यादा उनके अंदर जोखिम बढ़ जाता है एडजस्टमेंट डिसऑर्डर का। अब इसका कोर्स और रोग का निदान यानी कि कोर्स एंड प्रोग्नोसिस क्या है, तो इसकी शुरुआत क्या होता है, तनाव कारक के 3 महीने के भीतर शुरू हो जाता है। तनाव कारक के 3 महीने के भीतर शुरू हो जाता है और इसकी अवधि तनाव समाप्त होने के 6 महीने के भीतर समाप्त हो जाती है। तो ये हमने बात किया एपिडेमियोलॉजी ऑफ एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। अब हम लास्ट हेडिंग जो हमारा इस क्लास का है उसके बारे में बात करेंगे। ये है समायोजन विकृति कारण। आखिरकार ऐसे कौन से कारक है, कौन से कारण है जिससे व्यक्ति को समायोजन विकृति से वो पीड़ित होता है। तो सबसे पहला कारण है जैविक कारण, जिसको हम बायोलॉजिकल फैक्टर कहते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर में पहला आनुवंशिक प्रवृत्ति है। कभी कभी यह भी देखा जाता है जो रोगी है उसके माता पिता का भी इतिहास अगर इससे संबंधित रहा है तो उनके अंदर भी क्या है ये देखा जाता है, ये कॉमन चीज़ है। दूसरा क्या है, न्यूरोबायोलॉजिकल जो फैक्टर है उसमें क्या होता है, सेरोटोनिन और एक डोपामीन होता है, वो हार्मोन से ज़्यादा सिक्रेशन होता है, जिससे क्या है उनके अंदर ये जो एडजस्टमेंट डिसऑर्डर है उसके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं।
दूसरा है मनोवैज्ञानिक कारण, यानी कि इसको मानसिक कारक भी कह सकते हैं, इंग्लिश में साइकोलॉजिकल फैक्टर कहते हैं। ये क्या है, व्यक्तित्व गुण, यानी ऐसे व्यक्ति जो नकारात्मक प्रवृत्ति के, नकारात्मक विचार के, नकारात्मक भावनाओं के होते हैं, उनके अंदर ये एडजस्टमेंट डिसऑर्डर ज़्यादा पाया जाता है। संज्ञानात्मक कारक, यानी कि परसेप्शन, अटेंशन, मेमोरी में अगर दोष आ जाता है तो व्यक्ति का एडजस्टमेंट गड़बड़ा जाता है, वो समायोजन कुसमायोजन में बदल जाता है। संज्ञान, जहाँ बात आएगी तीन ही कॉन्सेप्ट आएंगे, पहला परसेप्शन, प्रत्यक्षीकरण, दूसरा अटेंशन, ध्यान, तीसरा मेमोरी, स्मृति, तीनों गड़बड़ा जाएगा, व्यक्ति का समायोजन ऑटोमेटिकली गड़बड़ा जाएगा। पूर्व मानसिक स्वास्थ्य समय, यदि व्यक्ति को पूर्व में कोई मानसिक स्वास्थ्य समस्या रही है तो उससे भी व्यक्ति के अंदर ये एडजस्टमेंट डिसऑर्डर होने के चांसेस ज़्यादा। तीसरा सामाजिक कारक, यानी कि समाज से संबंधित कारक, जिसको इंग्लिश में सोशल फैक्टर बढ़ते हैं। इसमें जीवन तनाव, हमने अभी बात किया, ऐसे व्यक्ति जो पति पत्नी का तलाक हो गया है, उनकी कोई परिजन की मृत्यु हो गई है, या तो वो बहुत ही क्या है एक दूसरे से नफरत करते हैं या अलग रहते हैं, तो उनके अंदर भी ये एडजस्टमेंट डिसऑर्डर होने के चांसेस होते हैं। समाज से समर्थन, अभी हमने बात किया, समाज से समर्थन नहीं मिल पाता है। और सांस्कृतिक कारक, व्यक्ति जिस संस्कृति में रहता है उस संस्कृति से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता है, तो सांस्कृतिक कारक भी व्यक्ति के बहुत ज़्यादा उत्तरदायी होते हैं उसके अंदर कोई भी डिजीज उत्पन्न करने में। चौथा और लास्ट शेडिंग हमारा आज का है पर्यावरण का, जिसको एनवायरमेंटल फैक्टर कहते हैं। इसमें कार्य और स्कूल पर्यावरण, व्यक्ति जहाँ कार्य कर रहा है, जहाँ वर्क कर रहा है, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, जो एनवायरनमेंट है, भी व्यक्ति के व्यवहार को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। और अगर बच्चों में अगर ये पाया जाता है तो बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है उस स्कूल में 6 से 7 घंटा अपना समय देता है, तो वहाँ पे क्या एटमॉस्फेयर है वो भी बच्चे को एडजस्टमेंट डिसऑर्डर होने के चांसेस में बढ़ावा देते हैं। और आर्थिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, ठीक है, ये भी बहुत हद तक क्या है व्यक्ति के अंदर एडजस्टमेंट डिसऑर्डर होने के चांसेस बढ़ाते हैं। तो समझिए आप, देखिए, व्यक्ति जहाँ कार्य करेगा, यदि कार्य में उसे संतुष्ट नहीं है, वहाँ का जो है एटमॉस्फेयर ठीक नहीं है, बहुत अच्छी से बात नहीं करता है, जो उसके कलिंग है वो मतलब जो उसके फ्रेंड है वो अच्छे से बात नहीं करते हैं, तो वो क्या है उसके अंदर तनाव होगा, तनाव से क्या है समायोजन विकृति उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, तो ये समायोजन विकृति के कारण, यानी कि इटियोलॉजी ऑफ एडजस्टमेंट डिसऑर्डर के बारे में हमने आपको बताया। तो आज के क्लास में हमने आपको डिटेल में पूरा एक एक पॉइंट हमने आपको जो है समायोजन विकृति के बारे में बताया, और ये आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मददगार साबित होगा, और नोट्स भी आप एकदम आसानी से बना पाएंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को एक लाइक कर दे, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि इस चैनल पे इसी तरह से साइकोलॉजी से रिलेटेड मैं कंटेंट डालता रहता हूँ। तो चलिए, आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।